आप बाद में कर लेना 6 बजे के बाद। हाँ नहीं आप छोड़ दो, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो चुका है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहा है। ओके तो हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर ये पिक्चर बहुत मतलब ग्लिचेस आ रहा है, मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें बच्चे? लाइट आ रही है कहीं से? इट तो प्रॉपर आ रहा है, लेकिन मतलब कैसा, मतलब एक ग्लिच जैसा आ रहा है। सर ये देखिए कौन सी लाइट ऑफ करनी पड़ेगी? वहां पे बहुत ज्यादा इमेज अजीब सी आ रही है। कौन सी लाइट ऑफ करनी है ये चेक करना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है सर। बच्चा चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। इंटरनेट से ही। मेरी आवाज आ रही है बच्चे? तो मैं क्रेब साइकिल लास्ट में पढ़ा रहा था, आप ध्यान दो इसमें। मैंने क्या पढ़ाया था क्रेब साइकिल में कि जो है क्या कहते हैं, एक पूरा साइकिल है और साइकिल में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से स्टार्ट होता है, आप ध्यान दो अपने कॉपी पे देखो। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ मिलके, ठीक है, ये जो है सिट्रिक एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड से फिर डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं और जो है क्या कहते हैं वापस से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी साइकिल है, इस साइकिल के दौरान जो है क्या कहते हैं कुछ कुछ चीजें बनती हैं, वो मैं आपको बता दे चुका हूं ऑलरेडी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आप देखो पूरा फ्लो डायग्राम, पूरा फ्लो डायग्राम, ठीक है। और फ्लो डायग्राम कैसे स्टार्ट होगा देखो, मैं पहले आपको एक चीज बताता हूं, इससे पहले फ्लो डायग्राम बताऊं मैं आपको। ये रिस्पायरेशन की प्रोसेस है। रिस्पायरेशन में मैंने आपको स्टेप बता दिए थे। ये सपोज कर लो आपकी सेल है, ठीक है, ये सेल है। सेल के अंदर आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, मतलब ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड, वो कहां पे बनता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी ग्लाइकोलाइसिस है। ये जो प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस को मैंने पहले ही लिखा दिया है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये पायरुविक एसिड क्या करेगा? पायरुविक एसिड जाएगा अंदर यहां पे, ठीक है। पायरुविक एसिड ये यहां पे जाएगा और यहां पे इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में, फिर ये मैट्रिक्स में पहुंचेगा, ठीक है। मैट्रिक्स में पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा। तो क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल वो कहां पे हो रही है? क्रेब्स साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। क्रेब्स साइकिल आपकी पूरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो अगर यहां पे मैं एक फ्लो डायग्राम आपको बना दूं, फ्लो डायग्राम ऑफ रेस्पिरेशन, तो आपको क्या दिखेगा? आपके पास ग्लूकोज था,
वो चेंज हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। इसके बाद फिर ये ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस, इसको ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हो। फिर इसके बाद इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। अगर आप नोट्स का रिवीजन किए होगे तो जरूर पता चल जाएगा आपको। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो ये पायरुविक एसिड आपका चेंज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में ये चेंज हो जाएगा 2CO2, एक पायरुविक, एक एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, एक एसिटिल कोएंजाइम, तो दोनों मिला के ये बना देगा आपका कितना, 4CO2। जब यहाँ पे पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ से भी 2CO2 निकलेंगे, 2CO2 यहाँ से भी निकलेंगे, 4CO2 निकलेंगे, ठीक है। और 4CO2 के बाद में जो है क्या कहते हैं, कुछ कुछ इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ कुछ इंटरमीडिएट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे CO2 निकलेगा और जो है क्या कहते हैं H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे। जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना है आप। ठीक है, 4CO2 प्लस वाटर में मेंशन नहीं कर रहा हूं, बस ये देखो कि 4CO2, यहाँ पे ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन थे, मतलब ठीक है 6 कार्बन थे, जिसमें से 2 कार्बन यहाँ पे निकल गए, 4 कार्बन टोटल लॉस हो गया, टोटल कार्बन जो है खत्म हो गया, ऑक्सीडाइज कर गया। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलाइसिस हुई, पायरुविक एसिड बना, तो यहाँ से कितने मॉलिक्यूल्स निकले, कितने मॉलिक्यूल, हेलो, हाँ दीदी बोलिए। हेलो, हाँ बच्चे, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना तो 2 ATP का नेट गेन हुआ और साथ में 2 NADPH2 बने थे, 2 NADPH2 बने, ठीक है, ये बने थे। जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान भी आपके क्या बने, 2 NADP, सॉरी ये 2 NADH2, यहाँ पे भी NADH2, ठीक है, 2 NADH2 बन गए। अब ये जब एसिटिल कोएंजाइम ए से, एसिटिल कोएंजाइम ए से 6 NADH2 बने, क्रेब साइकिल 2 बार चलेगी ना यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्रेब साइकिल में देखोगे एक क्रेब साइकिल के चलने पे 3 NADH2 बनता, तो 2 बार चलेगी तो 6 NADH2 बनेगी, साथ में 2 FADH2, 2 FADH2 बनेंगे और साथ में आपके 2 ATP बने थे यहाँ। तो ये है एनर्जेटिक्स पूरी, ये है पूरी की पूरी एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है पार्ट, ये वाला पार्ट, ये माइटोकॉन्ड्रियल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये वाला पार्ट
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि ये जो है ग्लाइकोलाइसिस है, ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, ये क्रेब्स साइकिल है। ये पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में है, वो पार्ट साइटोप्लाज्म में। दूसरा चीज ध्यान देने की क्या है, दूसरा चीज जो आपकी ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो एटीपी, डायरेक्ट एटीपी की जो सिंथेसिस हो रही है, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से जो डायरेक्ट सिंथेसिस है, ठीक है, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट, उसको डायरेक्ट बन रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से टोटल कितने बन रहे हैं, नेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 2 यहां पे ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे हैं, 2 यहां पे बन रहे हैं, ओवरऑल 6 बनते हैं नेट। अगर यहां पे लिखना चाहो तो लिख लो, नेट जो है, नेट एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनता है 4 एटीपी, ठीक है, 4 एटीपी। और जो टोटल अगर बनने की बात कर रहे हैं टोटल, तो टोटल बनता है 6 एटीपी, 6 एटीपी, ठीक है। 2 ग्लाइकोलाइसिस में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से वो 4 एटीपी बचता है। तो ये तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। इसके बाद ये जो NADH2 बन रहे हैं, ये NADH2 एंड FADH2, इनका होगा ऑक्सीडेशन। एक थर्ड स्टेप रहता है, अगर आपको याद होगा, एक थर्ड स्टेप रहता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन का, ठीक है। 3 स्टेप बताए थे, थर्ड स्टेप है टर्मिनल ऑक्सीडेशन का। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन में इनका होगा ऑक्सीडेशन। ये जितने भी हैं, ये हैं रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स, ये कोएंजाइम्स हैं, इनका होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इधर वाला शायद कॉपी कर लिया होगा आपने, ये मैं इरेज कर देता हूं, उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि ये जितने भी NADH2 और FADH2 है, इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो तीसरा जो स्टेप है आपका रेस्पिरेशन का, वो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। और ये जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन में 2 पैरेलल प्रोसेस चलती हैं, ठीक है। एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, थ्रू किसके, या इस तरह से वाया लिख दो, वाया ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रेजेंट है ETS, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। मतलब क्या, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी की सिंथेसिस है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2, ठीक है। इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी उससे सिंथेसिस होगी एटीपी, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस टर्मिनल ऑक्सीडेशन में चलती हैं, और दोनों पैरेलल चलती हैं, तो दोनों को कंबाइंड ही पढ़ना, ठीक है। मतलब यहां पे जो NADH2 है, NADH2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये NAD प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सेम चीज यहां पे भी होगी, FADH2 के भी केस में सेम चीज, ऑक्सीडेशन होगा, FAD प्लस में चेंज हो जाएगा,
2 प्रोटॉन्स निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये प्रोटॉन्स और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, सिस्टम में, ठीक है। और वहीं पे जो है क्या कहते हैं, इनके ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी जनरेट होगी उसका यूटिलाइजेशन होगा एटीपी के सिंथेसिस में, मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। तो ये जो चीज मैं आपको यहां पे बता रहा था इसको आप ध्यान में रखना है, इसको आप ध्यान में रखना। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, ईटीसी या ईटीएस जो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो, इसको मैं ईटीसी लिख देता हूं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख लो, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है यहां, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की एक सीरीज है, ठीक है, उसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट, जिनको नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। 4 हैं, इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स है पर वो अलग है, सेपरेट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इतने ही कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, ठीक है। ये या इसको यहां से हटा ही लो, इसको यहां से हटा ही लो कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसको बोलते हैं इसका नाम है एफएमएन डिहाइड्रोजनेज, शायद एफएमएन, एक मिनट रुकना जरा, ठीक है, एनएडीएच और एफएमएन डिहाइड, इसका नाम है एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज, इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये है साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये है साइटोक्रोम रिडक्टेज, और ये है कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये आपको कंपोनेंट मिलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसके अलावा एक और है जिसको कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं, पर वो बेसिकली ईटीएस का पार्ट नहीं है, वो ईटीएस का पार्ट नहीं है, वो ईटीएस का पार्ट आपके नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो 5 है, कॉम्प्लेक्स 5 ईटीएस का पार्ट नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली ऑक्सीसोम है, ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के पिक्चर में देखा होगा इसे, ऑक्सीसोम और F0 F1 पार्टिकल। तो इसको कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से कई बार बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स NADH है, ठीक है, NADH है, इसमें 2 मिलेंगे एफएमएन एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है यहाँ पे आपको मिल जाएगा FAD एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। ये जो साइटोक्रोम रिडक्टेज है इसमें आपको मिल जाएगा साइटोक्रोम D, साइटोक्रोम, एक मिनट, यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन लिख दो पहले, ठीक है। आपको इस वाले में एक यूबी क्यूनॉन भी मिलेगा, यूक्यू, यहाँ पे भी यूबी क्यूनॉन मिलेगा, एंड साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। इसी तरह से ये जो यहाँ पे मिलेंगे साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। तो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है इनके, जो कॉम्प्लेक्स है उनके कंपोनेंट, उनके कंपोनेंट, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को पिक्चर पे देखना, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पिक्चर पे देखना है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है वो मैं आपको बना रहा हूं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपको ये बना दे रहा हूं मैं, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई,
ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर जो है आपका, इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो, ये आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इधर की तरफ मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है इनर माइटो, सार्ट में लिख रहा हूं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखोगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा। ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है खाली वाला, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये वाली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये इतने बड़े बड़े थिक इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं मुझे, इसमें मुझे कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लेक्स 1, यहां पे कॉम्प्लेक्स 1 बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 बन गया, ठीक है। ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स 1 बन गया। फिर इसके बाद में कॉम्प्लेक्स 3 बनाऊंगा। मैं यहां तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहां पे कॉम्प्लेक्स 3 बनाऊंगा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 3 बन गया। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद मैं कॉम्प्लेक्स 4 बनाऊंगा, यहां पे मैंने बना दिया ये कॉम्प्लेक्स 4, यहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स 4 बना दिया, ये कॉम्प्लेक्स 4 बन गया, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट अंदर से लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे आपका जो है FMN, FMNH2, FMN FNH2, FMNH2 है ये, ठीक है। उससे फिर आयरन सल्फर प्रोटीन है, यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन से फिर ये आपका यूबीक्विनोन है, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबीक्विनोन है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका UQH2 में, UQH2 में, ठीक है। UQH2 से फिर आपका साइटोक्रोम बी सी में जाएगा, साइटोक्रोम बी में जाएगा, ठीक है। बी से आयरन सल्फर प्रोटीन, यहां से साइटोक्रोम बी, बी से आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन से आपका जाएगा ये यूबीक्विनोन के पास में, आयरन सल्फर प्रोटीन से ये फिर से आपका यूबीक्विनोन के पास में जाएगा, यूबीक्विनोन यहां पे फिर से वैसे ही UQH2 बनेगा। आयरन सर UQH2 से फिर जो है क्या कहते हैं, ये जाएगा साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। साइटोक्रोम C1 से आपका जाएगा कहते हैं ये साइटोक्रोम A एंड A3 में। यहां पे एक C1 होगा, एक और होगा साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम BC1, सॉरी C नॉट C1, ठीक है, नॉट C1, साइटोक्रोम C, ये साइटोक्रोम C है, ये जो वाला है, ठीक है। तो यहां से ये इसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रहा हूं। फिर यहां से जाएगा साइटोक्रोम A के पास में, यहां से साइटोक्रोम A के पास जाएगा, ठीक है। और यहां से साइटोक्रोम एक मिनट बच्चे होल्ड करना, उल्टा इसको चेंज करना जरा बच्चे। ये मैट्रिक्स साइड है, ध्यान में रखना, ये आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये वाला आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ठीक है। तो यहां पे है वो सीट, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, अब जाएगा आपका साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम, और ए से जाएगा साइटोक्रोम
A3 के पास में, ठीक है, यहां तक बना लो, यहां तक बना लो। ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो यहां से है। तो ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स 3 है, और ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स 4 है, 1 3 4। एक और कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो ये वाला है, ठीक है, ये है सक्सिनेट, ये कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स, सॉरी फिर से उल्टा बना दिया मैंने, फिर से उल्टा बना दिया इसको मैंने। ये इधर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये इधर की तरफ, इधर की तरफ। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे दो पाथवे फैले होंगे, एक बार 1 3 4, एक बार 2 3 4, 1 3 4 एंड 2 3 4, ठीक है। ये है पूरा का पूरा पिक्चर। अब ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स अरेंज है, ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अरेंज्ड है। और जब ये यहाँ से NADH2 का मूवमेंट स्टार्ट होगा, सॉरी बच्चे, इसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये FMNH2 है, यहां से मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ऐसे होगा, ठीक है, FMN से FMNH2, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर यूबीक्विनोन, फिर UQH2, इस तरह से मूवमेंट चलेगा। तो यहाँ पे जो है पहले क्या है, ऑक्सीडेशन अब स्टार्ट होगा। ये आपका NADH2 है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इससे ये बन गया NAD+। तो 2 प्रोटॉन जो पहले बनाया था मैंने, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहां से एंटर करेंगे। यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंटर करेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर रहे हैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से प्रोटॉन भी एंटर कर रहे हैं। तो ये वाला इस तरह से हो जाएगा, FMN प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 HIN, ये बना देगा आपका FMNH2। वही चीज वहां पे बनी हुई, वही चीज यहाँ पे बनी हुई, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 2 HIN एंटर कर रहे हैं, FMNH2 बन रहा है। यहां से इस ये FMNH2 2 प्रोटॉन इधर की तरफ दे देगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते रहेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन इधर के चले गए, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, यहाँ पे भी सेम चीज होगी। ये जो मैट्रिक्स साइड है, मैट्रिक्स साइड से ये प्रोटॉन ले लेगा, 2 प्रोटॉन ले लेगा, और इसको UQH2 इधर की तरफ छोड़ देगा, 2 प्रोटॉन इधर की तरफ छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज होगी, ये जो UQH2 है, इधर से जो है क्या कहते हैं, प्रोटॉन ले लेगा, इधर से 2 प्रोटॉन ले लेगा, और UQH2 इधर की तरफ 2 प्रोटॉन छोड़ देगा, इधर की तरफ 2 प्रोटॉन छोड़ देगा। तो ये मैट्रिक्स साइड से प्रोटॉन लेके कहां पे छोड़ रहा है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मैट्रिक्स साइड से प्रोटॉन को ले रहा है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे छोड़ रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ पे अधिक हो जाएगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन आपका अधिक हो गया है, यहाँ पे जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन अधिक हो गया, तो इसको ब्रेक करने से जो एनर्जी निकलेगी, वो यूज हो जाएगी किस चीज में, वो यूज हो जाएगी आपके ATP की सिंथेसिस में। तो यहाँ पे ATP जो कॉम्प्लेक्स 5 आपको मैं बोल रहा था, कॉम्प्लेक्स 5 वो यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 5 आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 5 है, इसी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, इसी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है कई जगह, ठीक है। तो ये वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स 5 है आपका, दिस इज कॉम्प्लेक्स 5, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, ऑक्सीसो, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। तो यहाँ का जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसको ब्रेक करने से जो एनर्जी निकलेगी, उस प्रोटॉन कंसंट्रेशन को ब्रेक करने से जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे ये ADP
प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, उसको यूटिलाइज करके बनेगा एटीपी। ठीक है, यहां से पास होंगे प्रोटॉन्स, यहां से पास होंगे प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पहले बता चुका हूं आपको। पहले जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था तो मैंने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बता दिया है, वही सेम चीज है। यहां पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, उसको ब्रेक करने से इस चैनल के थ्रू जो एनर्जी निकली उसको, ये जो है ये F0 F1 पार्टिकल है, ये बेसिकली यहाँ पे एटीपी सिंथेज एंजाइम है। ठीक है, एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या करेगी, उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जिस तरह से बने हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहां से ये पार्ट खत्म होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन वाला। दो चीजें जो और बतानी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना, मैट्रिक्स साइड कौन सी है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कौन सा है। ठीक है, क्योंकि वो गलत हो गया तो पूरा इसका गलत हो जाएगा। तो मैट्रिक्स साइड आपकी इधर है, ये मैट्रिक्स मैंने लिख रखा है, ये लिख रखा है, और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा प्रोटॉन का, उसके ब्रेक करने से जो एनर्जी निकलेगी वो यूज हो जाएगी आपके सिंथेसिस ऑफ एटीपी में। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी में। तो यहाँ पे एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। ठीक है, एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP, एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 FADH2, तो टोटल ATP प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल ATP प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रॉम रिस्पिरेशन, एरोबिक लिखना, एरोबिक रिस्पिरेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने होंगे, ये कैसे पता चलेगा आपको, तो आप देखो आपके पास में नेट गेन जो है, नेट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, नेट SLP लिख रहा हूं। ठीक है, कितना था नेट SLP, ग्लाइकोलाइसिस में 2 था, 2 आपका जो है क्रेब्स साइकिल में था, दैट मींस कि 4। इसके बाद आया जो नेट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कौन सा, जो आपके क्रेब्स साइकिल में कितने प्रोड्यूस होते हुए थे, 6 NADH2 प्रोड्यूस हुए आपके। ठीक है, यहां पे लिखते जाओ, 6 NADH2 प्रोड्यूस हुए, 2 FADH2 प्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये आपके क्रेब्स साइकिल से हुए, ये आपके कहां से हुए, क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, अच्छा हाँ, नेट, एक मिनट बच्चे, इसको जरा सा चेंज कर लेते हैं, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां से करो, इसको बोलो ग्लाइकोलाइसिस, डायरेक्ट दिखा दो। ग्लाइकोलाइसिस से आपको मिले 2 चीजें, ग्लाइकोलाइसिस से आपको SLP से, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से 2 ATP, जो 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे, मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है 2 NADH2, ठीक है, एक NADH2 से 3, दैट मींस के 6 ATP जनरेट हुए, 6 ATP जनरेट हुए। इसी तरह से जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से आपका सिर्फ NADH2 बने हैं। ठीक है, कितने NADH2 बने, 2 NADH2 बने। ठीक है, 2 NADH2 कितने बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। ये भी किसके थ्रू हुआ है, वो भी किसके थ्रू हुआ है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के थ्रू हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में कितने बने। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में आपके मैंने अभी लिखा था 6 NADH2। ठीक है, 6 NADH2 बने, 2 FADH2 बने, और 2 आपके सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन से ATP बने। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, 6 NADH2 से आपके 18 ATP बन जाएंगे। ठीक है, 18 ATP बन जाएंगे। 2 FADH2 से, एक FADH2 से 2 ATP बन रहा है, दैट मींस कि 4 बन जाएंगे, 4 ATP, और ये 2 ATP तो है ही है। ठीक है, ये 2 ATP है ही है, इनको सबको जोड़ दो, इनको सबको जो है ऐड कर दो।
तो जब इनको सबको आप ऐड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना पहुंचेगा, जरा कैलकुलेट करके देखो कितना पहुंच रहा है। जितने भी एटीपी हैं प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको देखो कितना नंबर पहुंच रहा है टू एटीपी से, मतलब कितने एटीपी हैं यहाँ पे। कितना है 18 4 22 34 36 12 सॉरी यहां से काउंट कर लो 2 6 8 6 14 4 18 18 8 36 एटीपी। ठीक है 36 एटीपी। तो नेट बेसिकली 36 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है 36 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर टोटल बोलेगा तो टोटल 38 एटीपी हो जाएगा, क्योंकि जो कंजम्पशन ग्लाइकोलिसिस में है उसको ऐड करके, कंजम्पशन जो है कंजम्पशन उसको ऐड करके आपको वो 30 अच्छा इसको आपने जोड़ा नहीं है यहाँ पे, ये 2 4 6 8 24 36 6 36 2 38 ये चेंज कर लो बेटा, इसमें लिख दो 38 और 36 एटीपी लिखो, ये होगा ये होगा और ये हो जाएगा आपका टोटल 40 एटीपी। ठीक है तो अगर मैं बोल दूं प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के केस में आपका जनरली 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 38 एटीपी फ्रॉम वन ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। और यूकैरियोट्स में आपका 36 जनरली 36 एटीपी प्रोड्यूस होता है। जनरली मैं लगा देता हूं जनरली, या इस तरह से लिख दो इधर 36 और 38 एटीपी ये प्रोड्यूस होगा यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ये प्रोड्यूस होगा। तो यहां से आपका ये एनर्जेटिक्स भी मैंने फिनिश कर दी, जितना भी एनर्जेटिक्स का पार्ट था। अब बचता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। बचता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सा पार्ट, फर्मेंटेशन का पार्ट। ठीक है फर्मेंटेशन का पार्ट। तो अगर आप देखो फर्मेंटेशन, ये क्या है, दिस इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in absence of oxygen, in absence of oxygen, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है फर्मेंटेशन है। दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सेल के बाहर प्रोसेस होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है अब इसमें क्या होता, वैसे ही जैसे मैंने बोला था, या इस तरह से बोल दो कि जो फर्मेंटेशन है, ये जो फर्मेंटेशन इसमें दो चीजें होंगी, एक ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है, दूसरा एक मिनट, दूसरा बाल्टी उठाना है, ठीक है। दूसरा ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड, ये दो स्टेप होंगे, ये दो स्टेप। ठीक है तो अगर यहां पे मैं फर्मेंटेशन को शो करूं बाय फ्लो डायग्राम,
तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, आपको ये पता ही पहला स्टेप हो गया, पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बने, ठीक है, यही स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का है, ये तो कॉमन है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यहीं पे मैं बाकी का पार्ट आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन का क्लियर वो कर देता हूं। अगर ये प्लांट्स है तो प्लांट्स में क्या होगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में पायरुविक एसिड ये चेंज हो जाएगा किसमें, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर ये एनिमल है, एनिमल है तो ये चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। यहां पे एनिमल एंड बैक्टीरिया भी कर सकते हो, बैक्टीरिया, ठीक है, एनिमल लैक्टिक एसिड पे चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लांट्स एंड ईस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे अगर इसका मैं ये वाला पाथ को मैं दिखाऊं तो आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज, ग्लूकोज चेंज हो गया पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड पहले बन चेंज हो गया एस्टल्डिहाइड में, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड आपका चेंज हो गया इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्लस CO2, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बना, ठीक है। यहां पे जो एंजाइम है वो है अल्कोहल डिहाइड्रेनेज, डिहाइड्रोजिनेज, और यहां पे जो एंजाइम है वो है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। तो ये है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहे हैं, तो ये सारे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे एथाइल अल्कोहल के भी 2 और ये CO2 के भी 2, ठीक है। ये है पूरा का पूरा एथाइल अल्कोहल का ये जो प्रोसेस है। इधर भी वही चीज होगी, ग्लूकोज से ये पहला स्टेप तो सेम ही होगा, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, मैं 60 में लिखूंगा पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल, और ये चेंज हो जा रहा है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, ये जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा था तो यहाँ पे 2 ATP का गेन हुआ। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो नेट गेन है एटीपी का, नेट गेन ऑफ एटीपी, एटीपी का जो नेट गेन है वो 2 है, नेट गेन जो एटीपी का है वो 2 है इन केस ऑफ एनारोबिक, सॉरी इन केस ऑफ एरोबिक, यहाँ पे एनारोबिक लिखना चाहिए, एरोबिक लिख दिया मैंने, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट गेन है एटीपी का वो 2 एटीपी का है। तो ये यहां से आपका ये खत्म हो गया। अब एक और छोटा सा टॉपिक रहता है रेस्पिरेटरी कोसेंट, रेस्पिरेटरी कोसेंट, ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी कोसेंट, इसको RQ से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं है, ये पूरे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जितने CO2 रिलीज होते हैं और जितने O2 कंज्यूम होते हैं उनका रेशियो है, ठीक है, नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, नंबर ऑफ, ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक है। तो यहां पे लिख दो RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ये है RQ, ये है RQ। अब ये RQ जो है सबका अपना अलग अलग होता है हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, तो आप लिख सकते हो RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज RQ ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो RQ है वो 1 है, ठीक है। RQ या इधर कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, RQ ऑफ फैट, फैट का जो RQ है वो है अप्रोक्सीमेटली
0.1 मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है, 0.7 है। और जो आरक्यू ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन का आरक्यू है वो है 0.8 टू 0.9, इस रेंज में है। तो यहां से आपका ये रेस्पायरेशन इन प्लांट्स चैप्टर खत्म हो जाता है, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। नया चैप्टर आपका स्टार्ट करना है अब हमको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर आपका है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है चैप्टर का नाम, प्लांट ग्रोथ, रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ये कुछ नहीं है, दिस इज द परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास। ठीक है, परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन प्लांट ऑर्गन और होल प्लांट इज नोन एज, प्लांट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो इससे इतना ही रहने दो। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ, तो ये परमानेंट और इरिवर्सिबल है। ठीक है, परमानेंट और ये इरिवर्सिबल है। ये चीज परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, प्लांट ऑर्गन या होल प्लांट में जो है, ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है। और इससे क्या होगा, accompanied by increase in fresh और ड्राई वेट, बायोमास में इंक्रीज होगा ड्राई वेट। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ग्रोथ क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, पर हम पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में। ठीक है, हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, इस ग्रोथ को हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपको लिखूं ग्रोथ प्लांट में जो है, ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट की जो ग्रोथ है वो यूजुअली ज्यादातर टाइम पे इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब लाइफ टाइम चलती रहती है, इनडिटर्मिनेट होती है। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम चलती रहती है। एंड अनलिमिटेड, सीमित नहीं है, वही कहने का मतलब। ठीक है, बट मे बी, ठीक है, यूजुअली ज्यादातर टाइम पे होगा, बट मे बी लिमिटेड और डिटर्मिनेट, वो भी हो सकती है, लिमिटेड और डिटर्मिनेट, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, ये जैसे पेरेनियल प्लांट, फॉर एग्जाम्पल पेरेनियल प्लांट, और ये आपके एनुअल प्लांट, ये एनुअल प्लांट। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये तो हो गया ग्रोथ के बारे में। अब कुछ चीजें और देखते हैं। ठीक है, कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे
कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देख लो। हालांकि मैं एनाटॉमी में पढ़ा रखा हूं उन चीजों को, पर फिर भी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या है? ये फेनोमिना ऑफ, दिस इज द प्रोसेस या फेनोमिनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ mature and specialized cell, specialized cell from मेरिस्टेमेटिक सेल। एक मेरिस्टेमेटिक सेल से एक स्पेशलाइज्ड फंक्शनली मेच्योर सेल का जो डेवलप होने का प्रोसीजर है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसको आप बोलते हो, मतलब ये सपोज मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है और ये एक परमानेंट सेल में पेरेन्काइमेटस सेल्स में चेंज हो जाती है। पेरेन्काइमेटस सेल्स सेल में चेंज हो जाए पर्टिकुलर, या आप यहाँ पे नाम दे दो, जैसे पेरेन्काइमेटस सेल का नाम दे दो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मैच्योरेशन हुआ है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब दूसरा है डी डिफरेंशिएशन, एक और टर्म है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में क्या है? ये जो परमानेंट सेल्स बनी है, पेरेन्काइमा सेल क्या है? ये परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल है। ये अगर वापस से मैच्योर हो जाए, ठीक है, ये वापस से फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में चेंज हो जाए, ये जो सेल है आपकी मैं वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बना दे, मेरिस्टेमेटिक सेल बना दे वापस से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। तो आप बोल सकते हो यहां पे कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल फ्रॉम परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल, या इस तरह से लिखो फ्रॉम सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल बनी है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल बनी है, ये फिर से परमानेंट बना दे, फिर से परमानेंट, ये फिर से परमानेंट सेल्स बना दे, परमानेंट सेल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल डेवलप हुई फ्रॉम परमानेंट सेल, उससे फिर से परमानेंट सेल बनने को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट सेल, यस, सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू फ्रॉम डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल। डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल से बनने की जो प्रोसेस है उसको रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं, उसको रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिनको मुझे एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो जब प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन होती है तो इसमें क्या होता है? इसमें रीगेन ऑफ जो है सेल डिवीजन कैपेसिटी, इसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी रीगेन कर जाती है, कैपेसिटी रीगेन ऑफ सेल डिवीजन कैपेसिटी डी डिफरेंशिएशन में। और इसमें क्या है? फिर से, ठीक है,
लॉस ऑफ सेल डिवीजन कैपेसिटी, फिर से अगेन फिर से सेल डिवीजन कैपेसिटी, क्योंकि वो परमानेंट सेल बन गई है। लॉस ऑफ सेल डिवीजन कैपेसिटी अगेन, ये है बेसिकली जो है आपका ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिनको हमें देखना था, ठीक है, जिनको हमें देखना था। तो अब आते हैं ग्रोथ के, मेजर कैसे करोगे आप ग्रोथ को मेजर कैसे करोगे? तो लिख दो मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ, मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ। उसके लिए ऑक्सिनोमीटर होता है, ऑक्सिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या करते हो, ग्रोथ को मेजर करते हो। और इसके बेसिस क्या हैं, बेसिस ऑफ मेजरमेंट कौन से बेसिक है मेजरमेंट के? तो जैसे आप नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर लो, नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन वेट, आप इस तरह से इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन वेट, वेट का इंक्रीज देख सकते हो, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज देख सकते हो आप, वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लीफ हो चाहे फ्रूट हो, चाहे लीफ फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है, वॉल्यूम से भी आप मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम से भी आप उसको मेजर कर सकते हो। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट सूट, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट सूट एक्सेट्रा, ये भी जो है इस तरह से, ये कुछ बेसिस है मेजरमेंट के, ये कुछ मेजरमेंट के बेसिक हैं आपके, जिनसे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, जिनसे आप मेजर कर सकते हो। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, कुछ हो गया। अब देखते हैं ग्रोथ कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो दो टाइप की आपको देखने की ग्रोथ मिलेगी, एक अरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दो टाइप का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ आपका दो टाइप का है, एक है अरिथमेटिक और दूसरा है आपका जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। जो अरिथमेटिक ग्रोथ है वहां पे क्या, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल से दो सेल बनी, दो सेल बनी, ठीक है, और इसमें से एक सेल डिवीजन कैपेसिटी लूज कर देती है, एक सेल डिवीजन कैपेसिटी लूज कर देती है, उसको ये वो इस तरह से दिखा दो, ठीक है, फिर ये वाली फिर से डिवाइड कर गई, ये वाली सेल फिर से डिवाइड कर गई, और एक सेल उसमें फिर से जो है डिवीजन कैपेसिटी लूज कर गई, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये। अब फिर से वही सेम, एक सेल जो है, दो सेल बनती है, दो में से एक सेल डिवीजन कैपेसिटी लूज कर देती है, तो यहाँ पे देखो वन सेल बनी, टू हो गई टोटल, फिर तीन सेल बनी, फिर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। अब अरिथमेटिक ग्रोथ का जो इक्वेशन है वो है LT इक्वल टू L0, अगर लेंथ को मान रहे हो, ठीक है, प्लस RT, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसका जो ग्रोथ कर्व है वो लीनियर आता है, ग्रोथ कर्व जो है इसका लीनियर आता है, लीनियर ग्रोथ कर्व, इसका जो ग्रोथ कर्व आता है वो लीनियर आता है। मतलब अगर यहां पे मैं इस तरह से ग्रोथ कर्व ड्रॉ करूं, इधर जो है लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट, और इधर टाइम, इधर टाइम, तो आपका जो है इस तरह से जो है ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ दिखेगी, ठीक है, ये लीनियर ग्रोथ इक्वेशन है, इस तरह से आपको लीनियर ग्रोथ दिखेगी। तो ये है पूरा का पूरा अरिथमेटिक ग्रोथ। अभी ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखना है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे जो है हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।